हेलो। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेबल कैरेक्टर। इनहेरिटेबल कैरेक्टर कहने का मतलब क्या होता है? वैसा कैरेक्टर जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को कैरी आउट करे। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम किसके बारे में बात करते हैं? तो हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड में। और न्यूक्लिक एसिड में भी हम किसकी बात करते हैं? डीएनए एंड आरएनए की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बारे में बात करते हैं? डीएनए एंड आरएनए की बात करते हैं। ठीक है, डीएनए बोलो या आरएनए बोलो, है ना। तो ये दोनों जो है न्यूक्लिक एसिड में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हमने दो सेल ले लिया। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं, क्या हम देखते हैं? हमने दो सेल ले। ठीक है, अब इस दो सेल में हम इसको हमने क्या माना? इसको हमने माना यूकैरियोटिक सेल। क्या हमने इसको मान लिया? यूकैरियोटिक। और इसको हमने मान लिया प्रोकैरियोटिक। जैसे आप अवेयर होंगे प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या माना? यूकैरियोटिक सेल है और दूसरा क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो एक यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में हम जो अभी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अभी हम न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड आरएनए की। तो अगर हम बात करें, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डेवलप क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, है ना। एक वेल डेवलप न्यूक्लियस होते हैं। तो इस वेल डेवलप न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? इस वेल डेवलप न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है ना, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दूसरा चीज क्या है कि डबल स्टैंडर्ड इसमें जो है ये क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। ठीक है, एक तो न्यूक्लियस में पाया गया, इसके अलावा क्या यूकैरियोटिक सेल में और कहीं डीएनए पाया जाता है क्या? बिल्कुल, और कहीं भी डीएनए पाया जाता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि सर्कुलर डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो ये भी है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एक यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे ये पाया जाता है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। कैसा डीएनए पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। समझ में आई बात? अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा पाया गया है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया गया है जो डीएनए है वो सिंपल सी बात है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। इसके अलावे कहाँ पाया जाता है? इसके अलावे कहाँ पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम में भी पाया जाता है क्या? ठीक है, 70S राइबोसोम में भी पाया जाता है क्या? ना। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में होता है ना। 70S राइबोसोम में बेसिकली क्या पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है। तो अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है अगर हम बात करें तो आरएनए, ये तो हो गया डीएनए की बात। तो आरएनए जो है स्कैटर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। 70S राइबोसोम में भी पाया जाता है आरएनए, है ना। आप देख लो डायग्राम में ही, आप देख लो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में आरएनए क्या
न्यूक्लियस में मिलता है, बेसिकली मिलता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना। इसके अलावे आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है। इसके अलावे आरएनए साइटोप्लाज्म में भी घूमते रहता है, प्लस एटीएस में भी पाया जाता है आरएनए। कहाँ पाया जाता है, एटीएस में भी आरएनए पाया जाता है ना। तो ये आप देखो कि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में, कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम सबसे पहले डीएनए लें तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए लीनियर डबल स्टैंडर्ड, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, है ना। अगर हम बात करें डीएनए प्रेजेंस इन सेल, अगर यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए एक हमारा कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब ये सर्कुलर में, सर्कुलर ये डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म में भी, है ना, साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर होते हैं ना, न्यूक्लियस तो वेल डेवलप होता नहीं है, तो स्कैटर प्रेजेंस होते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें आरएनए की, आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो आरएनए न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में भी तो पाए जाते हैं आरएनए, है ना, साइटोप्लाज्म में भी कहाँ पे, एटीएस में पाए जाएंगे, है ना। इसके अलावे, इसके अलावे कहाँ पाए जाएंगे, इसके अलावे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पाए जाएंगे। यहाँ पे जो आरएनए होंगे, ये आरएनए कहाँ पाए जाएंगे, तो 70S में पाए जाएंगे, है ना। तो ये सब कुछ बेसिकली चीज है, ठीक है, जो बेसिक चीज है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, हाँ एक चीज और भी याद रखना कि डीएनए जो होते हैं सभी जगह, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सभी जगह डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होते हैं, ठीक है। देखो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होते हैं वो कुछ वायरस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरियोफेज हो गया, ठीक है, और पैलोवर्डी हो गया, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आरएनए जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं सेल में, समझ में आई बात। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था, फर्स्ट टाइम जो देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था वो था एफ मिश्चर। ये किसने देखा था, एफ मिश्चर ने देखा था। और एफ मिश्चर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व न्यूक्लियस, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व न्यूक्लियस, क्या सॉरी, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लिक एसिड ना, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे ऑब्जर्व किया था, इन पस सेल। पस सेल जो हो जाता है जब वुंडेड हो जाता है ना, इसी को हम बोलते हैं पस सेल, एंड नेम्ड इट न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था उसका, न्यूक्लिन नाम दिया था। तो अब जैसे को इन्होंने क्या कंसीडर किया था, न्यूक्लिन कंसीडर किया,
इसी को क्या कंसीडर किया था? न्यूक्लिन कंसीडर किया था। कब किया था? इन 1869 में। कब कंसीडर किया था? 1869 में। ठीक है। अब जब इन्होंने न्यूक्लिन कंसीडर किया था तो दूसरे साइंटिस्ट आए, एल्टमैन। कौन आए? एल्टमैन। और एल्टमैन ने इसी न्यूक्लिन को क्या बोला? गिवन द टर्म न्यूक्लिक एसिड। क्या टर्म दिया? न्यूक्लिक एसिड। अब तो एसिड आ गया, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, यानी कहने का मतलब न्यूक्लिक एसिड कैसा नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन ये होता है कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तो हम बात करेंगे कि आपको जानना होगा कि न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर। किसका पॉलीमर? किसका पॉलीमर? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स चेन। अब इस न्यूक्लिक एसिड को हम एसिड क्यों कहें वो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कंसीडर करते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिकली 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। ध्यान से समझो। पहला कंपोनेंट पाया जाता है नाइट्रोजन। पहला कंपोनेंट क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन बेस। दूसरा कंपोनेंट पाया जाता है शुगर। और तीसरा कंपोनेंट पाया जाता है फॉस्फेट। ये 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में। क्या कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में। अब जैसे नाइट्रोजन बेस हो गया, शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, तो नाइट्रोजन बेस और शुगर फॉस्फेट अगर ये दोनों साथ रहे, ये दोनों साथ रहे, केवल नाइट्रोजन बेस एंड शुगर, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अगर नाइट्रोजन बेस और केवल शुगर हो तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, है ना, या न्यूक्लियोसाइड्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमको देखना होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड का, तो एक न्यूक्लियोटाइड में हमको नाइट्रोजन बेस भी होना चाहिए, शुगर भी होना चाहिए, फॉस्फेट भी होना चाहिए, तभी हम उसको न्यूक्लियोटाइड कंसीडर करेंगे। अगर फॉस्फेट नहीं रहेगा तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? न्यूक्लियोसाइड कंसीडर करेंगे। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियोटाइड का, तो एक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम देखें, मान लो ये हमने बनाया नाइट्रोजन बेस बनाया। अब ये नाइट्रोजन बेस, अब नाइट्रोजन बेस क्या होता है हम बाद में बताएंगे। नाइट्रोजन बेस बनाया, अब इस नाइट्रोजन बेस के साथ क्या एसोसिएटेड हो? शुगर एसोसिएटेड हो। अब शुगर के साथ क्या एसोसिएटेड हो? फॉस्फेट एसोसिएटेड हो, है ना। शुगर के साथ क्या एसोसिएटेड हो? फॉस्फेट एसोसिएटेड हो। इसी तरीके से हम 2-3 और बना लेते हैं। नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, है ना। तो नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये कंपोनेंट हम बनाते चले गए। नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये कंपोनेंट अगर हम बनाते चले गए तो इसी को तो हम कंसीडर कर रहे हैं, इसी को तो हम कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं? इसी को तो हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये क्या बन गया? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स था, ये चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। क्या बन गया? चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसको शुगर फॉस्फेट ऐड कर दिए, शुगर के साथ फॉस्फेट ऐड हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट में ऐड हो गया, है ना। इसी तरीके से ये ऐड होते चला जाएगा, फिर नेक्स्ट में ऐड होते चला जाएगा। समझ में आई बात? एक फॉस्फेट, एक शुगर, इस तरीके से ऐड होते चला जाएगा, है ना।
तो जब ये ऐड होते चला जाएगा, ऐड होते चला जाएगा, तो ये क्या कंपोनेंट बना लिया, ये कंपोनेंट क्या बना लिया, इसी कंपोनेंट को तो हमने बोला न्यूक्लिक एसिड। आइदर हम इसको डीएनए कंसीडर करेंगे या फिर हम आरएनए कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, डीएनए कंसीडर करें या फिर हम इसको आरएनए कंसीडर करें। यानी डीएनए हो या आरएनए हो, ये सारे के सारे क्या है, ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। ये क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या कोई छोटा मोटा मॉलिक्यूल्स दिख रहा है क्या, बड़ा मॉलिक्यूल्स दिख रहा है? ये तो एक छोटा सा चैन, अभी बहुत सारे चैन होते चले जाएंगे। तो इसी न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कंसीडर करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या कंसीडर करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि छोटा मोटा चीज तो ये है नहीं, है ना, चैन बाई चैन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। समझ में आई बात। अब देखो, अगर हम बात करें कि एसिड इसको क्यों बोलते हैं, क्यों इसको एसिड बोलते हैं, जैसे देखिए एक फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस हम लेंगे, तो नाइट्रोजन बेस और शुगर, ठीक है, और फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट जो है, ये फॉस्फेट होने के कारण ये फॉस्फेट ही क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। किसको, न्यूक्लियोटाइड्स को। क्या प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लिक एसिड। इसी कारण बोलते हैं, इसके कारण ही ये निगेटिव चार्ज, इसमें इस फॉस्फेट के कारण ही निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट हमने क्या लिया था, कोई भी न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहला कंपोनेंट हमारा क्या था, हमारा सबसे पहला कंपोनेंट था नाइट्रोजन बेस। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा क्या था, नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस दो तरह के होते, एक होगा आपका प्यूरिन और दूसरा होगा पायरिमिडीन। एक होगा हमारा प्यूरिन और दूसरा होगा पायरिमिडीन। तो प्यूरिन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, प्यूरिन स्ट्रक्चर की बात करें, तो प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्यूरिन की बात करें, तो प्यूरिन भी दो तरीके के होंगे, एक होगा एडेनिन और दूसरा होगा गुआनिन। और पायरिमिडीन की हम बात करें तो पायरिमिडीन तीन टाइप के हैं, एक है आपके साइटोसिन, दूसरा है थाइमिन और नेक्स्ट वन इज यूरासिल। यानी ये ध्यान देने वाली चीज है कि प्यूरिन में कितने कंपोनेंट है, दो हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और पायरिमिडीन में कितने कंपोनेंट है, तीन है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। प्यूरिन को हम शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से, लॉन्ग टर्म हम हमेशा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, इतना लंबा कौन लिखेगा, प्यूरिमिडीन एंड पायरिमिडीन, है ना। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें, सबसे पहले तो अगर हम बात करें पायरिमिडीन की, ठीक है, उसके बाद हम प्यूरिन की बात करेंगे। तो पायरिमिडीन में अगर हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक स्ट्रक्चर पायरिमिडीन की अगर हम बात करें, तो पायरिमिडीन का सिंपल सा एक आमतौर पे जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इस तरीके का पायरिमिडीन का एक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, अब ये कार्बन, ठीक है, कार्बन 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 नाइट्रोजन, क्या सेम कंपोनेंट है, क्या सेम कंपोनेंट नहीं है ना, मिक्सअप है ना, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, है ना, ठीक है। यानी कहने का मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 4, यानी 4C, और कार्बन कितने 2। तो हम कह सकते हैं कि ये सेम चीज तो कैरी आउट नहीं कर रहा है, यानी होमो तो नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है हेट्रोसाइक्लिक। तो यानी हम कह सकते हैं कि
अगर कोई भी पूछे कि नाइट्रोजन बेस कैसा होता है, तो नाइट्रोजन बेस आप कह सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर, नॉट होमोसाइक्लिक। कैसा होता है? हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन का इसमें क्या होता है, मिक्सअप होता है, यानी 4C2N की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पैरामिडीन की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्यूरिन की। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं पैरामिडीन यानी पीवाई स्ट्रक्चर की। तो पैरामिडीन की अगर हम बात करें तो पैरामिडीन मैं पिछले स्लाइड में ही आपको बता चुका हूं कि पैरामिडीन कितने टाइप के हैं। एक तो है आपका साइटोसिन, दूसरा है थाइमिन और तीसरा है यूरासिल। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो 4C और 2N है। क्या है? 4C और 2N स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर हम पैरामिडीन की बात करें तो पैरामिडीन हमने क्या बोला? पैरामिडीन हमने, सिंपल सी बात है, पैरामिडीन हमने, अब अगर हम पैरामिडीन की बात करें तो पैरामिडीन जो है हमने क्या बताया था? साइटोसिन, दूसरा थाइमिन और तीसरा यूरासिल। ये तीन स्ट्रक्चर, ये तीन फॉर्म हमने बताया था। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करें तो हम तीनों स्ट्रक्चर को हेट्रोसाइक्लिक होते हैं इस तरीके से। पहले तो हम स्ट्रक्चर बना दें। हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि सिंगल रिंग है, तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कि अगर हम बात करें साइटोसिन की, तो साइटोसिन की अगर हम बात करें तो क्या था? कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, है ना? यही चीज था स्ट्रक्चर, सिमिलर सी बात है। तो साइटोसिन को अगर हमको पहचानना हो तो सिंपल सी बात है, साइटोसिन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइटोसिन में हम क्या ऐड कर देंगे? NH2। क्या ऐड करेंगे? NH2। हाँ, अब इसकी काउंटिंग कहाँ से करेंगे? तो काउंटिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से काउंटिंग होगी, क्लॉकवाइज, है ना? किस तरीके से काउंटिंग होगी? इस तरीके से। और सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या ऐड कर देंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? साइटोसिन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? साइटोसिन हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें थाइमिन की, तो थाइमिन में सिंपल सी बात है, थाइमिन में हम इधर ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। सॉरी, थाइमिन में हम क्या, सॉरी, थाइमिन में, हाँ, थाइमिन में हम यूरासिल देखेंगे और थाइमिन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो थाइमिन का सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, कि थाइमिन में 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा? वही रहेगा। अब यूरासिल का हम स्ट्रक्चर देखें तो यूरासिल में तो ये दोनों स्ट्रक्चर आप देखोगे तो केवल एक थाइमिन का फर्क है, बाकी ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, केवल एक थाइमिन का फर्क है। ठीक है, इसी कारण यूरासिल को हम क्या बोलते हैं? यूरासिल को हम क्या बोलते हैं? डीमिथाइलेटेड थाइमिन। क्या बोलते हैं? डीमिथाइलेटेड यूरासिल को हम क्या बोलते हैं? मिथाइलेटेड थाइमिन, यानी इसमें क्या है? मिथाइल ग्रुप नहीं है। समझ में आई बात? डीमिथाइलेटेड थाइमिन। ठीक है, और थाइमिन को हम क्या बोलते हैं? 5 मिथाइल यूरासिल। तो बोल सकते हैं ना 1 2 3 4 5 पे है ना?
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल। पहचानने का बहुत आसान तरीका है। साइटोसिन में क्या हो गया, NH2 ग्रुप लग गया, साइटोसिन में क्या हो गया, NH2 ग्रुप लग गया, 2 नंबर पे ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 नंबर पे ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 नंबर पे ऑक्सीजन, 4 नंबर पे ऑक्सीजन और 5 नंबर पे मिथाइल, और वहां पे 4 नंबर पे ऑक्सीजन है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहां पे लग गया। समझ में आई बात, क्लियर है, स्ट्रक्चर आपको क्लियर है ना। अब देखो बात करते हैं प्यूरिन की। तो प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरिन क्या होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन क्या होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, 2 रिंग होता है इनमें, ठीक है। एक रिंग, 2 रिंग है ना, एक रिंग 2 रिंग। अब यहाँ पे 2 रिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस रिंग में हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो इस डबल रिंग स्ट्रक्चर में सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3C प्लस 2N यानी 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन, एक एक्स्ट्रा रिंग ऐड हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, तीसरा रिंग को हम क्या बोलते हैं, इमैडोजोल रिंग। क्या बोलते हैं, इमैडोजोल रिंग। ये 3, जब प्यूरिन में एक एक्स्ट्रा रिंग होता है जिसको हम बोलते हैं इमैडोजोल रिंग बोलते हैं। समझ में आई बात। बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर ही होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, यही तो स्ट्रक्चर है ना। ये स्ट्रक्चर आ गया, क्या एक्स्ट्रा आ गया, 3 कार्बन, 1 2 3, 2 नाइट्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं इमैडोजोल रिंग। समझ में आई बात। तो ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर होगा। और प्यूरिन हमको मालूम है 2 टाइप का होता है, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। तो एडेनिन एंड गुआनिन के स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइनो ग्रुप का फर्क होता है, और कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें, दूसरा सेगमेंट है हमारा शुगर का, दूसरा सेगमेंट है हमारा क्या, शुगर। तो शुगर जो यूज होता है इसमें, वो शुगर यूज होता है पेंटोज शुगर। कैसा शुगर यूज होता है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब होता है C5H10O5। ये दो शुगर यूज होता है, एक यूज हो गया था C5H10O5 जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। अब ये शुगर भी जो होते हैं वो 2 टाइप का होता है, एक होता है राइबोज शुगर और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। एक होता है राइबोज शुगर और एक होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर कहने का मतलब हो गया C5H10O5 और डीऑक्सी कहने का मतलब C5H10O4। अब ये कहाँ हटा है वो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो राइबोज शुगर बेसिकली आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो बेसिकली डीएनए में पाया जाता है। इसके कारण ही नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे, क्योंकि पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर में कार्बन 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 यहां पे अटैच, कार्बन 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 ऑक्सीजन, है ना। तो अब यहां पे देखा जाए तो जैसे राइबोज शुगर की बात करते हैं, तो राइबोज शुगर में क्या है, ये एच ओ एच है ना, एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच
यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन के साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH है ना, CH2OH। तो अगर हम देखें तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, डैश डैश क्यों, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमको जब बाइंड अप कराना होगा तो बाइंड अप जब हम कराएंगे तो बाइंड अप में क्या हो जाएगा, जब हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो वहां भी 2 नंबर से ये हटाओ 3 नंबर से, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए शुगर में हम डैश यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे HOH HOH अब यहाँ पे देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर में ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है सेकेंड नंबर कार्बन पे देखो ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं होने के कारण अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है कि जो राइबोज शुगर है वो हाईली रिएक्टिविटी, ऑक्सीजन जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, क्या हो जाता है, आपको केमिस्ट्री तो इतना मालूम होगा कि रिएक्टिविटी मोर हो जाता है, जब रिएक्टिविटी मोर हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी लेस हो जाएगा, है ना। अब वहां पे क्या हो गया, लोन पेयर एब्सेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है ही नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एब्सेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, स्टेबिलिटी मोर हो जाएगा। इसी के कारण डीएनए जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू आरएनए, एज कंपेरिजन टू आरएनए। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। ये तो हो गया, ये तो हो गया शुगर की बात। अब अगर हम बात करें फॉस्फेट की, नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉस्फेट। फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो फॉस्फेट क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो फॉस्फेरिक एसिड कहने का मतलब H3PO4, H3PO4, तो H3PO4 के कारण क्या होता है, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, ये एसिडिक होता है, निगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या हो गया, OH OH OH, उसके ऊपर क्या, ऑक्सीजन, है ना। तो इसी फॉस्फेरिक एसिड के कारण क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, है ना। तो यही फॉस्फेरिक एसिड होने के प्रेजेंट के कारण डीएनए एंड आरएनए को हम क्या कंसीडर करते हैं, एसिडिक कंसीडर करते हैं और निगेटिव चार्ज कंसीडर